Hello friends, in this video I am going to cover 5 more terms: assets, liability, capital, income and expense. These all 5 terms I will try to cover in this entire video. If any topic remains and outstanding, I will record a separate class on that topic if any topic does not cover in this class. Okay, so without any discussion, let's start with our first term, that is assets. So what is assets? Assets are any economic benefit the legal right which are owned or controlled by an organization or an individual. मतलब क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, समझते हैं ऐसे। कोई भी बिजनेसमैन जिसके बिजनेस के अंदर कोई भी चीज रखी हुई है और उसका बेनिफिट उसको आने वाले फ्यूचर में मिलेगा, वो सारा का सारा एसेट्स है। जैसे कि अगर कोई भी एक बिजनेसमैन उसके बिजनेस के अंदर जो भी कैश रखा हुआ है, उस कैश का यूज वो कहीं पे भी कर सकता है, कोई भी सामान खरीदने में, और सामान खरीदेगा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा और उसको कंज्यूम करेगा तो जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट मिलेगा। उसी तरीके से जो एक बिजनेस के अंदर जो उसका बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस का यूज फ्यूचर में कभी भी कर सकता है वो किसी भी बेनिफिट को लेने के लिए। उसी तरीके से अगर हम एक मैन्युफैक्चरर की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो जो मशीनें यूज कर रहा है, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो मशीन उसके लिए एसेट्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस मशीन का यूज वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करने में करेगा, प्रोडक्ट को बनाने में करेगा, और प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेगा, तो मार्केट में बेचने से उसको बेनिफिट मिलेगा। किसको? बिजनेसमैन को। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक लैंड की, तो जो भी बिजनेस का लैंड है, उस लैंड का यूज वो बिजनेसमैन कुछ समय के लिए कर सकता है या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकता है। ऑब्वियसली अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकता है, तो वो भी क्या है, एक फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स मतलब कि एक एसेट्स ही है। एसेट्स का भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मतलब बेसिकली 2 टाइप होता है, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, उसके अंदर ये सब आते हैं। तो फिक्स एसेट्स है, उसका बेनिफिट जो है एक बिजनेसमैन लॉन्ग टाइम तक ले सकता है। मतलब कि कितने नाम लेने बैठ गए तो हम एसेट्स का मतलब समझ जाएंगे। मतलब कि एसेट्स का मतलब कोई भी चीज जो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ओन किया जा रहा है, जो कि उसको फ्यूचर में चल के बेनिफिट देगा, वो सारा का सारा एसेट्स कहलाता है। जैसे लैंड हो गया, कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। अगर एक डेटर मतलब वो व्यक्ति जिसको बिजनेस से क्रेडिट पे गुड्स बेचा गया है, उस पर्सन से भी मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। कैसे? जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो मुझे बेनिफिट होगा, वो भी मेरा एसेट्स कहलाएगा। उसी तरीके से कोई भी चीज, जैसे कि अगर मान लो आपने किसी चीज का फॉर्मूला डिजाइन कर दिया, आप जो है कोई भी चीज समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कोई रेसिपी बनाया, जो कि रेसिपी बहुत लोगों को पसंद आ रही है, और वो रेसिपी क्या कर रहे हो, आपसे कई लोग जो सेम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मतलब कि सपोज आप बेकरी बनाते हो, ठीक है, बेकरी का शॉप है आपका, और आप केक वगैरह बनाते हो, तो एक आपने ऐसा उसका रेसिपी डिजाइन किया, बनाया, जो कि केक खाने में बहुत अच्छा है। तो उस केक को बनाने के लिए अलग केक मेकर, मतलब कि अलग बेकरी शॉप वाले आपसे वो केक का वो रेसिपी लेने आते हैं, तो आप जो है उनको फ्री में वो रेसिपी नहीं बताओगे, उसके बदले में कुछ फीस चार्ज करोगे उन लोगों से। तो वो भी क्या है, आपका जो रेसिपी आपने डिजाइन करा है वो भी आपका एक तरीके से एसेट्स ही है, जो कि आपको फ्यूचर में चल के बेनिफिट देगा। तो एसेट्स में भी एनीथिंग विच गिव्स यू बेनिफिट इन फ्यूचर, वो आपका एसेट्स है। अब मैं इस डेफिनेशन को इंटरप्रेट करता हूँ, ये आपका बुकिश लैंग्वेज है, इसको इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है। तो एसेट्स का मतलब हिंदी में अगर इसका मतलब निकाले तो होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट्स क्या है, तो कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले एसेट से। दी लीगल राइट, लीगल राइट का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। लीगल राइट का मतलब कोई भी चीज, मेरा गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, और मेरा फॉर्मूला हो गया, मेरा डिजाइन हो गया, मेरा नो नाउ हो गया। मतलब ये सारी की सारी चीज, नो नाउ का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल है, और इस इंफॉर्मेशन को आप किसी को भी बताओगे तो उसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो ये सभी चीजें, आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सभी आपका लीगल राइट है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, आप अपना बुक खोलोगे तो वहां पे आपको एक राइटर मिलेंगे जो कि है टी एस अग्रवाल। ऑब्वियसली ये बुक जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं टी एस अग्रवाल। अब इसको समझना, लीगल राइट का मतलब मैं बताने जा रहा हूँ। लीगल राइट का मतलब जो इसको रिलेट कर रहा हूँ बुक के राइटर से, जो कि है टी एस अग्रवाल।
अब ये टीएस अग्रवाल जो है इन्होंने बुक राइट किया है, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, अब इनके बुक्स को जो भी तामझाम है इनके बेटे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो टीएस अग्रवाल है इन्होंने क्या किया है, इस बुक को लिखा है, राइट किया, ये एक ऑथर है। और इस बुक के जो पब्लिशर है मतलब सुल्तान चंद है, ऑब्वियसली बुक खोल के देखोगे मतलब कि फ्रंट पेज पे लिखा होगा पब्लिशर ही सुल्तान चंद। तो जो यहाँ पे टीएस अग्रवाल जी ने बुक लिखा और बुक लिख के इसको पब्लिश करने के लिए दिया, मतलब प्रिंट करने के लिए दिया किसको, सुल्तान चंद को। अब सुल्तान चंद जो है इसको क्या करेंगे, प्रिंट करके मार्केट में बेचेंगे। अब मार्केट में बेचने के बाद जाहिर सी बात है सुल्तान चंद जी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है ये टीएस अग्रवाल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनके बच्चों को, उस मुनाफे का कुछ पोर्शन उनके बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी उन्होंने ये बुक लिखा है, इस बुक के बदले जो ये लीगल राइट एक्वायर कर रहे हैं, कौन, सुल्तान चंद, कि हम इसको पब्लिश करेंगे और बेचेंगे, बेचने से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कि सुल्तान टीएस अग्रवाल जी के रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो ये भी क्या है, एक तरीके का उनका एसेट्स है। क्यों, क्योंकि इससे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बेनिफिट हो रहा है, वो तो है नहीं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को बेनिफिट हो रहा है। तो कोई भी चीज जहाँ पे बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में भी मिलता है, मतलब कि फ्यूचर में बेनिफिट ऑब्वियसली होएगा, हो भी रहा होगा बहुत अच्छा खासा, तो उसे बोलते हैं लीगल राइट। फिर बोला गया विच आर ऑन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑन का मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब है मालिकाना हक, मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी चीजें हैं जिसका आपके ऊपर जिसका कंट्रोल आपके पास है, वो बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के द्वारा, और एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हो अकेले, तो जिन चीजों पे भी आपका कंट्रोल है और उन कंट्रोल के कारण वो चीजें आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो आपका एसेट्स कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल का मतलब क्या, कोई भी कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, जिसका मैं यूज फ्यूचर में कर सकता हूँ किसी भी काम को करने के लिए। मेरे डेटर हो गए जिससे मुझे पैसा लेना है, फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देंगे। मेरा बिल्डिंग हो गया जिसका मैं यूज अपने बिजनेस को रन करने के लिए कर सकता हूँ, ऑपरेट करने के लिए कर सकता हूँ। उसी तरीके से मशीन हो गया जिसका यूज मैं प्रोडक्शन के लिए करूंगा फ्यूचर में, जिससे कि मैं प्रोडक्शन करूंगा और उस प्रोडक्ट को बेचूंगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से फर्नीचर हो गया जिसका मैं यूज काफी लॉन्ग टाइम तक करूंगा। पेटेंट हो गया मेरा गुडविल हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे एसेट्स कहलाएंगे। अगर मैं एसेट्स का नाम यहाँ पे लेने बैठ जाऊँ तो एसेट्स इतने सारे हैं कि उसको नाम ही लेते लेते ये क्लास जो है कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्ट डिफिनेशन लिखूंगा इसके अलावा, जो कि आपको हेल्प करेगा एसेट्स के एक्चुअल मीनिंग को समझने के लिए। और ये बुक इस लैंग्वेज से अलग है, ठीक है। तो इसके जगह पे जो है हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एसेट्स आर एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन बिजनेस and will give benefit in फ्यूचर। क्या बोला गया कि एसेट्स का मतलब कोई भी चीज जो कि एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर और वो फ्यूचर में चल के बेनिफिट देगा, वो मेरा एसेट्स कहलाएगा। तो आई होप कि एसेट्स का मतलब क्लियर हुआ होगा। एसेट्स का मतलब कोई भी चीज जो कि बिजनेस के अंदर है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो आपका है या फिर उस बिजनेस का है जो उस बिजनेस के अंदर एसेट्स रखी हुई है। मतलब कोई भी चीज जो उस बिजनेस के अंदर रखी हुई है वो क्या कहलाएगा, और वो सारी की सारी चीजें मुझे फ्यूचर में चल के बेनिफिट देगी, वो मेरा एसेट्स कहलाएगा। अब बात करते हैं कि एसेट्स को बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है कोई भी एसेट्स जिसका मैं यूज 1 साल से ज्यादा वर्ष तक कर सकूं, मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड तक कर सकूं, वो मेरा नॉन करंट एसेट्स कहलाएगा। और करंट एसेट्स का मतलब कोई भी मेरा एसेट्स जिसका यूज मैं 1 साल के अंदर कर लूं और 1 साल के अंदर मैं उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लूं, तो वो मेरा करंट एसेट्स कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स क्या है? तो नॉन करंट एसेट्स
आर दोज एसेट्स, वो संपत्ति होती है विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, जो कि एक बिजनेस के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, नॉट विद द पर्पज ऑफ रीसेल, इसको हेल्ड किया जा रहा है बेचने के पर्पज से नहीं। मतलब कि वही चीज आगे यहाँ पे कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, जिस बिल्डिंग का यूज कर रहा है, क्या वो उसको बेचेगा या फिर उसको यूज कर रहा है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑब्वियसली ऑपरेट करने के लिए। तो कोई भी चीज जो कि हेल्ड किया जा रहा है एंटरप्राइजेस के द्वारा, नॉट विद द पर्पज टू रीसेल बट आर हेल्ड इधर इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। क्या बोला गया? रीसेल पर्पज के लिए नहीं, बट आर हेल्ड इधर इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। किस चीज के लिए हेल्ड किया गया है? इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या फिर बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट, मतलब कि हेल्प करे हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में, सुविधा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद आया हमारे नॉन करंट एसेट्स को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग आते हैं। जैसे कि हम बात करें फिक्स एसेट्स की, फिक्स एसेट्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आता है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड नॉन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब कोई भी एसेट्स जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगा? टेंजिबल एसेट्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा लैंड है, मैं इसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, मेरा टेंजिबल एसेट्स है। मेरा नहीं, बिजनेस का। अगर बिजनेस का जो बिल्डिंग है वो उसका टेंजिबल एसेट्स है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो मशीन है, फर्नीचर हो गया, एटसेट्रा, कोई भी चीज जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस है, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ये जो राइटर थे टी.एस. अग्रवाल, इन्होंने जो बुक पब्लिश किया, पब्लिश नहीं किया, इन्होंने जो बुक राइट किया, लिखा, तो उस बुक को लिखने के बदले में जो राइट प्रोवाइड किया जा रहा है एक पब्लिशर को कि इसको पब्लिश करो और मार्केट में बेचो, तो वो उनका एक इंटेंजिबल एसेट्स है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, गुडविल, पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फॉर्मूला, डिजाइन, बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में भी दिए होंगे। तो ये सभी एग्जांपल हम इंटेंजिबल एसेट्स का लिख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा एसेट जो है टेंजिबल एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स है, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज एक बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस का पैसा यूज करके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अंडर प्रोग्रेस है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उस पर काम चल रहा है। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई डिजाइन हो गया, इनको अभी डेवलप किया जा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा एसेट्स आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म तक के लिए किया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन या कोई किसी भी बिजनेस का पैसा किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अगर कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस देता है, तो ये उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोन अभी बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, अपने डायरेक्टर को, अपने क्रिएटर को, तो किसी भी पर्सन को, तो उनसे वो पैसा फ्यूचर में लेना है और साथ ही साथ उनसे इंटरेस्ट भी अर्निंग हो रही है। तो कोई भी चीज जो कि चल के मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, मेरा एसेट्स कहलाएगा। तो एसेट्स में एक पार्ट आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लोन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, क्रेडिटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, आई होप कि आपको नॉन करंट एसेट्स कवर किया होगा, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स का मतलब क्या है? तो दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। वो एसेट्स जो कि हेल्ड किया जा रहा है, मतलब रखा जा रहा है किसी भी एंटरप्राइज बिजनेस के द्वारा विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। कम समय में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैश में,
इसके पर्पज के लिए अगर बिजनेस के अंदर रखा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट। जैसे कि बात करें करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कम समय के लिए अगर किसी भी बिजनेस का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कि तुरंत वहां पे बेनिफिट मिल जाए और उसको हम जो है रिपेमेंट अपने को मिल जाए। मतलब कि 5 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया जहां पे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था तो उसको बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि 1 साल से कम वर्ष के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो करंट इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से जो इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक हो गया, बिजनेस के अंदर रखा गया है, इसको बेच देंगे, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल हो गया जिसके अंदर 2 बातें आती है, डेटेड ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों से पैसा मिल गया तो भी मेरा वो करंट एसेट्स कहलाएंगे। मतलब कि इनसे हमें पैसा बहुत जल्दी ही मिल जाता है, रिकवर हो जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो मेरा बैंक बैलेंस हो गया, मेरे पास जो भी चेक रखे हुए हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, मतलब कि कम समय के लिए अगर सेम चीज एम्प्लॉय को, क्रेडिटर को या फिर डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड किया गया तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सो आई होप कि यहाँ पे आपको एसेट्स और इसके टाइप्स के बारे में पता चला होगा। एसेट्स का मतलब कोई भी थिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच गिव benefit to the business in future is an assets, and assets is classified into 2 parts. First one is non-current assets and second one is current assets. Non-current assets are those assets which are held in the business not with the purpose of resale and which shall be used in the process of production. Okay. And second type is current assets. Current assets are those assets which are held in the business for the purpose of resale and converting them into cash within short periods that is less than 1 year. So this is the meaning and type of assets. Now let's discuss about the liabilities. ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, इधर मोड़ देता हूँ क्योंकि वो दिख कम रहा होगा। Now let's discuss about the liabilities. Liabilities का मतलब होता है हिंदी में कर्ज। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल सकते, कर्ज बोलेंगे। लाइबिलिटी मीन्स एनी अमाउंट विच इज ओन्ड। ओन का मतलब है पेबल, पे करना है बाय द एंटरप्राइज टूवर्ड द ओनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी और फ्रॉम आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी लाइक बैंक। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ से सपोज यहाँ पे ये आप हो, ठीक है, आपने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपका बिजनेस है। आपने क्या किया, इस पैसे के इस बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, कैपिटल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैपिटल, ठीक है। और इस बिजनेस को अगर ऑपरेट करने के लिए, इसके एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया। बैंक से क्या किया, लोन टेक ओवर किया। तो इस बिजनेस के अंदर क्या आया, 2 जगह से पैसा आया। एक तो आप कौन हो, इस बिजनेस के ओनर, बिजनेस के ओनर हो। आपने इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, आपके कैपिटल। लेकिन इस बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया इस बिजनेस के अंदर, ये इस बिजनेस का लायबिलिटी है। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया इस बिजनेस के अंदर, वो आपको फ्यूचर में चल के रिटर्न करना पड़ेगा जब ये बिजनेस जो है बंद होगा। और ये बैंक से जो लोन लिया गया है वो भी एक तरीके का लायबिलिटी है इस बिजनेस के ऊपर, जो कि ये बिजनेस बैंक को फ्यूचर में चल के पे करेगा। जब कभी बैंक इस लोन का डिमांड करेगा, टर्म लोन हुआ तो जितने टाइम के लिए ये लोन लिया होगा उतने टाइम के बाद रिपे करना होगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया वो एक तरीके का इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी इस बिजनेस के ऊपर कर्ज है जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है जब बिजनेस बंद होगा। और ये जो बैंक लोन है एक तरीके का एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब वो सभी कर्ज जो कि बाहर से लिया गया। इंटरनल कर्ज कौन देता है, मालिक, ओनर।
मैं कहाँ पे था कि ये जो बिजनेस के अंदर यहाँ पे एक ना आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसका ये बिजनेस आपको फ्यूचर में चल के बेनिफिट देगा, मतलब पेमेंट करेगा जब ये बिजनेस बंद होगा, और इस बैंक लोन को रीपे करेगा, मतलब कि ये जो बिजनेस ने कर्ज लिया है इस कर्ज को पेमेंट करेगा फ्यूचर में चल के। तो ये क्या कहलाएगा, इस बिजनेस की लायबिलिटी कहलाएगा। आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया आपने जो इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी कैसे बन सकता है। तो आप जो है एक प्रिंसिपल पढ़ोगे स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में, क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वहां पे आपको पता चलेगा कि जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते टाइम पे हम अपने बिजनेसमैन मतलब कि बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को दो अलग अलग एंटिटी मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के कारण जो है यहाँ पे आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगा, और जो बाहर से लोन लिया गया इस बिजनेस के द्वारा वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगा। अब बैंक के साथ साथ और जगह से भी हम लोन ले सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसी हो गया, एनी सोर्स में बी यूज फॉर टेकिंग द लोन बाय दिस बिजनेस। ठीक है, तो इसको अब इंटरप्रेट करते हैं लायबिलिटी का मतलब। लायबिलिटी मीन्स एनी अमाउंट, कोई भी रकम विच इज ऑन का मतलब है जिसको पे करना है, दैट इज पेबल बाय द एंटरप्राइज, उस बिजनेस को द्वारा पे किया जाएगा टुवर्ड दी ओनर। ओनर का मतलब कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को रीपे करेगा ये बिजनेस। ठीक है, प्रोप्राइटर हो सकता है, प्रोप्राइटर का मतलब है कि अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपको पेमेंट किया जाएगा, और पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, मतलब कि कोई पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट किया जा रहा है तो जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा एज एन कैपिटल, वो कैपिटल उन पार्टनर्स को दोबारा से रिटर्न किया जाएगा। इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट को जब ये बिजनेस आपको फ्यूचर में देगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी है इसका, और फ्रॉम द आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, और जो लायबिलिटी हम लोगों ने आउटसाइडर से लिया उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे कि बैंक लोन हो गया, डिबेंचर इशू किया गया, बॉन्ड हो गया, पब्लिक डिपॉजिट लिया गया। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है कई बार कंपनी क्या करती है कि पब्लिक को लालच देती है कि आप आओ हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा हम आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। फिर इसी तरीके से लायबिलिटी को भी क्लासिफाई किया जाता है टू पार्ट्स में, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। हम करंट लायबिलिटी को रिलेट कर सकते हैं करंट एसेट्स के साथ, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था तो ये भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। देखते हैं यहाँ पे, एनी अमाउंट विच इज पेबल, जो कि पे करना है विद इन शॉर्ट पीरियड, कम समय में, इज नोन एज करंट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे कि जो हमारे क्रेडिटर है उनको क्या करना है, अपने को पेमेंट करना है, वो हमारे करंट लायबिलिटी में आएगा। बिल्स पेबल हो गया, मैंने आपको बताया था, वो भी हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लिए, जितना बैलेंस था उस बैलेंस से ज्यादा अगर अमाउंट हम निकाल लेते हैं बैंक से तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है कि जिस ओनर से बिल्डिंग हमने किराए पे लिया था अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसका किराया हम लोगों ने नहीं पे किया, तो अब वो किराया पे करना है, तो वो मेरा कर्ज है, मेरा टेंशन है, तो जब कभी भी टेंशन आएगा तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी, ये मेरा करंट लायबिलिटी कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एम्प्लॉय से काम करा लिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया, उसको पेमेंट करना है मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है, मेरा टेंशन है, मेरा लायबिलिटी कहलाएगा। मतलब जहाँ पे भी मेरा टेंशन अराइज हो रहा है वो लायबिलिटी कहलाएगा। अब वो लायबिलिटी दो ही तरीके का हो सकता है, करंट लायबिलिटी जो मैंने अभी आपको बताया, और नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो एनी अमाउंट विच इज बोरोड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, कोई भी रकम जो कि उधार लिया गया है लंबे समय के लिए। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी लायबिलिटी जो कि बोरो किया गया है लॉन्ग टर्म के लिए, एनी अमाउंट विच इज बोरोड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए कोई भी लायबिलिटी रेज किया गया, एंड विच इज पेबल, जो कि पे करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम, इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि डिबेंचर इशू किया गया, पब्लिक डिपॉजिट लिया गया, टर्म लोन लिया गया, सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, तो ये सभी जो है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब क्लियर हुआ होगा। एसेट्स को कोई भी चीज जो मुझे फ्यूचर में चल के बेनिफिट देगा मेरा एसेट्स कहलाएगा इन शॉर्ट, और लायबिलिटी का मतलब जिस किसी भी ट्रांजेक्शन से मेरे दिमाग में टेंशन आता है तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी को याद रखना है तो टेंशन आना लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ और जो 3 बचे हुए टर्म है उसको स्टार्ट करते हैं।
Just a second. So let's start with the term capital. कैपिटल का मतलब क्या होता है? अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, अच्छे से चीज समझ में आएंगी। कैपिटल का डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड और एनी काइंड bring into the business by proprietor or partner is called capital. कैपिटल का मतलब कि मनी इन्वेस्टेड और एनी काइंड ब्रिंग इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर इज कॉल्ड कैपिटल। कोई भी मनी इन्वेस्ट किया गया, निवेश किया गया, और काइंड का मतलब होता है कि पैसे के जगह पे अगर कोई एक पर्सन अपने घर की प्रॉपर्टी, जैसे कि बिजनेस करने के लिए अपना बिल्डिंग, जो बिजनेसमैन था वो अपना बिल्डिंग दे देता है बिजनेस करने के लिए, तो उसको बोलेंगे काइंड। उसी तरीके से अपने घर का फर्नीचर अपने बिल्डिंग के ऑफिस में लगा दिया, किस काम के लिए? बिजनेस के यूज के लिए। उसी तरीके से अपने घर का एसी निकाल के बिजनेस में लगा दिया ऑफिस के अंदर, तो उसको बोला जाता है काइंड। काइंड का मतलब होता है पैसे को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं वो भी अगर बिजनेस के अंदर लेके आया, ब्रिंग किया इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। कौन? प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, और पार्टनर इज कॉल्ड कैपिटल। पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स है वो कोई भी पैसा लेके आए या फिर प्रोप्राइटर पैसा लेके आए, इन्वेस्ट करे, और कोई भी काइंड पैसे के अलावा जो भी अदर चीज है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, अदर थिंग्स ब्रिंग इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। एक क्वेश्चन कराता हूँ न्यूमेरिकल, आप बताना इसमें से टोटल कैपिटल कितना होगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, यहाँ पे बोलेंगे कि मिस्टर X commences his business on 1st April 2022. Date may be whatever. मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022 को, एंड ब्रिंग कैश into the business of रुपीज कितना? 5 लाख रुपए। कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। केस 1, ठीक है। इफ ओनली ही ब्रिंग कैश, ठीक है। केस 2 बताया, इफ he also brings what? Building worth rupees 10 lakh. Case C, if he also brings his own vehicle into the business for business purpose। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपको बताना है कि जो कैपिटल मिस्टर एक्स ने ब्रिंग किया है बिजनेस के अंदर कितना होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट में का सॉल्यूशन अगर हम करें, केस फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है? ओनली इफ ही ब्रिंग्स कैश, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए लेके आया, तो कैपिटल किसके बराबर हो जाएगा?
कैपिटल किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल का सबसे पहले डेफिनेशन देखो, मीन्स मनी इन्वेस्टेड और एनी काइंड ब्रिंग इनटू द बिजनेस, कोई भी मनी इन्वेस्ट किया गया या फिर कोई भी काइंड ब्रिंग किया गया बिजनेस के अंदर बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मिस्टर एक्स अकेला है, तो ये जो मनी इन्वेस्ट किया है वो मनी जो है कैपिटल कहलाएगा। ये 5 लाख रुपए जो है ये कैपिटल कहलाएगा केस 1 के लिए। केस 2 की बात करें, आपने मेरे से पहले करना स्टार्ट कर दिया होगा। केस 2 में बोला गया कि इफ ही ऑल्सो ब्रिंग्स बिल्डिंग वर्थ ₹10 लाख, तो यहाँ पे आपका कैपिटल कितने अमाउंट के बराबर हो जाएगा? तो 5 लाख रुपए वो कैश में लेके आया प्लस 10 लाख रुपए की बिल्डिंग लेके आया, तो टोटल उसका जो कैपिटल हो जाएगा 15 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। मतलब कैपिटल बोला जाएगा कि उसने इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपए। केस 3 की बात करें, कितना हो जाएगा कैपिटल? 5 लाख रुपए वो कैश लेके आया प्लस यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं लिखे, हिज ओन व्हीकल इनटू द बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पस वर्थ रुपीज कितना? 2 लाख रुपए लिख लो, ठीक है। तो 5 लाख रुपए कैश लेके आया और साथ साथ 2 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया। 2 लाख रुपए की मिलती नहीं कोई गाड़ी, फिर भी एज्यूम कर लेते हैं। तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? टोटल 7 लाख रुपए बिजनेस के अंदर, 7 लाख रुपए, तो उसका कैपिटल कितना कहलाएगा? 7 लाख रुपए। तो ये मतलब था कैपिटल का, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी एसेट्स ब्रिंग किया जा रहा है ओनर के द्वारा बिजनेस के अंदर, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। इसको मैं रफ करता हूँ, और जो है अभी तक आपने इसे नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। अगला टर्म बताता हूँ, एक्सपेंस। जस्ट अ सेकंड। एक्सपेंस और इनकम की जो ये जो 2 टर्म है उसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।